फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पेज स्टडी भारती। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है। फ्रेंड्स, as per the definition, that is the rate and extent of absorption of drug from a dosage form, means rate बोले तो time, extent its action of absorption, कि एक डोसेज फॉर्म की किस टाइम से जो अब्जॉर्प्शन है हो रही है, और देन दैट रीचेज इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन एन अनचेंज्ड फॉर्म, और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कि अनचेंज फॉर्म में किस रेट और किस एक्शन से वो चीज पहुंच रही है। मींस अगर हमने कोई टैबलेट ली है, मींस कोई भी मेडिसिन हमने कंज्यूम करी है, तो वो किस रेट से उसका अब्जॉर्प्शन होता है और कितने टाइम के अंदर वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है इन एन अनचेंज्ड फॉर्म। सो फ्रेंड्स, ये डायग्राम है बायो अवेलेबिलिटी का, जिसके अंदर ए, बी और सी तीन डिफरेंट काइंड की डोसेज फॉर्म्स हमें शो की गई है कि कैसे उनका जो है रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन होता है और उनकी बायो अवेलेबिलिटी किस तरह से होती है। सो दैट इज प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और ये है हमारा टाइम। यहां से हमारी अब्जॉर्प्शन इनिशिएट होती है, और ये जो है टाइम पीरियड, यहां पे उसकी एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन होती है। सो सबसे पहले हम देखेंगे ए। ए जो है ये एक, सॉरी, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये लाइन, दैट इज द थेरापेटिक कंसंट्रेशन, जो कि ये डॉटेड लाइन जो है आपको शो कर रही है। तो सबसे पहले ए, जो ए ड्रग है, अब्जॉर्प्शन उसकी देखिए कितनी रैपिड हुई और कितनी अच्छी हुई। और ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे जब उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाती है तो उसको कहते हैं हम टी मैक्स, और फिर उसके बाद उसकी धीरे धीरे एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन इनिशिएट होती है। लेकिन बिकॉज उसकी अब्जॉर्प्शन रेट हाई है, तो वो उस थेरापेटिक रेंज को क्रॉस कर जाता है, और ये जो ड्रग है हमारी अवेलेबल हो जाती है जैसे कि सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, जो कि एक अनचेंज फॉर्म में हमें मिलती है। देन अगर मैं बी की बात करूं, तो जो ये बी डोसेज फॉर्म है, इसकी जो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन है देखिए कितनी स्लो है, कि यहां तक उसको पहुंचने के लिए मैक्सिमम कंसंट्रेशन को कितना टाइम लग गया है, जबकि जो ए थी उसने बहुत ही कम टाइम में, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि हाफ टाइम में उसने अपनी मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव कर ली थी। सो यहाँ पे जो उसकी टी मैक्स थी वो कितनी ही ज्यादा थी, और फिर भी उसका रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन उतना नहीं था कि वो उस थेरापेटिक कंसंट्रेशन पर टच कर सके। सो उसके बाद हम देखते हैं सी। अब सी का जो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन है, यानी कि जो उसका टी मैक्स था वो तो कम टाइम में था, लेकिन जो उसका रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन था वो बहुत ही स्लो था, जिसकी वजह से वो उस थेरापेटिक कंसंट्रेशन को अटेन नहीं कर सकी। सो ये तीन डिफरेंट डोसेज फॉर्म थी जो हमारी एक्सप्लेन करती हैं रेट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। दैट मींस, मैं दोबारा से डिफाइन करूंगा, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम ए डोसेज फॉर्म, जैसा कि ये तीनों ए, बी और सी तीनों डोसेज फॉर्म की बात करी, दैट रीचेज इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन एन अनचेंज्ड फॉर्म। मैं अनचेंज्ड फॉर्म की बात कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कोई भी ड्रग अगर हम लेते हैं तो वो कई बार वो एक्टिव ड्रग जो होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका बॉडी के अंदर कोई काम नहीं होता। सो आई होप आपको ये जो डेफिनेशन है ये अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि जो इनिशियली फार्माकोलॉजी जब स्टडी इनिशिएट करते हैं तो उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि बायोबिलिटी ऑफ डायरेक्ट इंजेक्टेड आईवी, जिसकी 100% होती है, देन ओरल। क्यों? क्योंकि दो फैक्टर्स होते हैं जो ओरल के ऊपर इफेक्ट करते हैं, इंजेक्टेड के ऊपर नहीं करते। फर्स्ट इज अब्जॉर्प्शन, क्योंकि जब हम ओरल ड्रग कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे स्टमक से जीआईटी में जाती है, फिर वहां से अब्जॉर्ब होती है, और फिर अब्जॉर्ब होने के बाद वो लीवर में जाती है, जहां पे उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, दैट इज साइटोक्रोम एंजाइम्स। सो
मैं यहाँ पे ओरल ड्रग की एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जो आईवी ड्रग होती है वो डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती है ब्लड में, तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑलरेडी पहुंच चुकी है, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी क्या होगी, 100% होगी। सो ओरल ड्रग्स जो होती हैं उनका सबसे पहले होता है डिसइंटीग्रेशन। वो पहले जाती है, उनका ब्रेकडाउन होता है, फिर उसके बाद उनका डिसोल्यूशन होता है, डिसॉल्व होती हैं वो, फिर उसके बाद उनकी अब्जॉर्प्शन होती है। देखिए कितना लंबा प्रोसेस है। और अब्जॉर्प्शन होने के बाद वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, लेकिन उससे पहले वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, मींस वो लीवर में जाती है, जहां से लीवर उन्हें मेटाबोलाइज करता है, क्योंकि वहां पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी की। सबसे पहला फैक्टर है फ्रेंड्स सोल्यूबिलिटी, कि कोई भी ड्रग जो है कितनी सोल्यूबल है, उसके ऊपर उसका जो है बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड करती है। अब सेकेंड इज रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। अब फ्रेंड्स इससे पहले मैं सोल्यूबिलिटी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो लिपोफिलिक होती हैं, कुछ होती हैं जो हाइड्रोफिलिक होती हैं, और मतलब ऐसी ड्रग्स जो टू लिपोफिलिक्स होती हैं। तो वो जो ड्रग्स हैं लिपिड लेयर्स को तो क्रॉस कर जाती है, लेकिन वो वाटर कैरियर्स आयंस जो सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं उनको क्रॉस नहीं कर पाती। और जो ड्रग टू हाइड्रोफिलिक होती हैं वो ड्रग्स लिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर सकती, तो उसी वजह से उनका रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट होता है, क्योंकि रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन जितना इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा ड्रग हमारी अवेलेबल होगी। देन पीएच, जैसा मैंने कोरोना वायरस वाली स्लाइड के अंदर बताया था, कोरोना वायरस वाली जो मैंने पीपीटी डिस्कस करी थी आप लोगों से, उसमें भी बताया था कि कोरोना वायरस एसिडिक पीएच और लो पीएच के अंदर रेप्लिकेट होता है। तो देखिए एक वायरस भी पीएच डिपेंडेंट होता है, तो ड्रग्स क्यों नहीं होंगी। और हमारी जो ड्रग्स होती है मोस्टली जब अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती हैं, तभी उनकी जो है अब्जॉर्प्शन हाई होती है। देन डोसेज फॉर्म, डोसेज फॉर्म की बात मैं पहले भी कर चुका हूं, कि ओरल की और आईवी की जो डिफरेंशिएट मैं बता चुका हूं कि उनकी कैसे होती है। और कल वाला जो टॉपिक था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके अंदर मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि ओरल की, टॉपिकल की, सबकुटेनियस की, आईएम की, आईवी की, नेजल की, या फिर कुछ न्यूअर्स जो थी, उन ड्रग डिलीवरीज के अंदर बायोअवेलेबिलिटी का क्या इफेक्ट है। देन साइज ऑफ द पार्टिकल, स्मॉलर इज द साइज हाइयर इज द अब्जॉर्प्शन। बहुत ही सिंपल फिनोमिना है, जितना स्मॉल साइज होगा उतनी ज्यादा अब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी। तो एस्पिरिन स्मॉलर साइज होता है मॉलिक्यूल्स का, बड़ी माइक्रोफाइन्स होते हैं, तो अब्जॉर्प्शन का जो रेट है उस पर डिपेंड करता है। देन फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले अब्जॉर्प्शन, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसके बारे में। देन डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह से ड्रग जो है अब्जॉर्ब होगी, जितना अमाउंट उसका अब्जॉर्ब होगा उतने ही अमाउंट में वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी और उतना ही अमाउंट उसका डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म भी सेम वैसे ही लीवर के अंदर जाएगी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में कुछ एंजाइम्स जो होती हैं वो उनकी जो अवेलेबिलिटी है उसको कम कर देती हैं। साइटोक्रोम्स एंजाइम बेसिकली होती है, मैं आपको मेटाबॉलिज्म वाले लेक्चर में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको। देन एक्सक्रीशन, सो रेट ऑफ एक्सक्रीशन भी उसी चीज पे डिपेंड करता है। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेम वही चीज मैंने आप लोगों से अपनी लास्ट जो वीडियो है उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियो जरूर देखें। देन इसमें मैं एक एग्जांपल बताऊंगा ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें ड्रग में भी इनकम्प्लीटली अब्सॉर्ब होती है। क्यों? जैसे मैं यहाँ पे डिजॉक्सिन का एग्जांपल लेता हूं, कि अगर मैंने 100 mg कंज्यूम करी है, उसमें से अगर 70 mg मेरी ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई है, बाकी लीवर के अंदर जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चली गई, तो इट मीन 70% जो है उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी, बिकॉज लैक ऑफ अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट। सेकेंड डिसीज स्टेट की बात करूंगा,
कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी लीवर किडनीज जो होती हैं वो मैं कहूंगा कि प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती, तो उनके अंदर भी जो ड्रग की अवेलेबिलिटी है वो वेरी कर जाती है, क्योंकि ड्रग टॉक्सिसिटी के चांसेस वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं। हाफ लाइफ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हाफ लाइफ होती है किसी भी ड्रग की जो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है किस टाइम पे वो हाफ हो रही है, तो इसका हमारी ड्रग की जो बायोबिलिटी है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं एल्बुमिन ग्लोबुलिन वगैरह, अगर हमारी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने के बाद उनके साथ बाइंड कर जाती है तो जो ड्रग की अवेलेबिलिटी है वो और कम हो जाती है, तो इस चीज के ऊपर भी हमारे बायोबिलिटी डिपेंड करती है। देन क्लियरेंस रेट, रेट ऑफ क्लियरेंस बेसिकली रेट ऑफ एलिमिनेशन होता है ड्रग का जो बॉडी से एलिमिनेट हो रही है। देन लास्ट हम डिस्कस करेंगे बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस मतलब इसके नाम में ही सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। दैट इज व्हेन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ बायोबिलिटी ऑफ द ड्रग फ्रॉम देम इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट अंडर सुटेबल टेस्ट कंडीशन। मैं एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाता हूं। अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी भी ड्रग की, लाइक मैं कहूं कि एक ए कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है और एक बी कंपनी एक ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रही है। अगर उन दोनों ड्रग्स की, यानी कि ड्रग सेम है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दो अलग अलग है, लेकिन अगर उन दोनों ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी सेम है तो वो क्या होंगी, बायो इक्विवेलेंस होंगी, बायो इक्विवेलेंस ड्रग्स होंगी। So that's all from my today's lecture friends. I hope मेरे ये लेक्चर्स आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, और अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और फ्रेंड्स मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालना ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स।